पोजीशन या प्रतिपक्ष। कहा जाता है कि जितने मस्तिष्क उससे अधिक विचार, यानी मुंडे मुंडे मति भिना, अर्थात जितने दिमाग उतने ही मत मतांतर। प्रत्येक घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा और परखा जाता है। वादे वादी तत्वबोधिता, मत पर विमत का होना स्वाभाविक है। विमत की ही कीमत पर विपक्ष का उदय होता है। लोकतंत्र को लोकपथ पर लाने के लिए स्वस्थ और सशक्त प्रतिपक्ष की महती जरूरत होती है। इसमें कोई मीन मेक नहीं कि लोकतांत्रिक सरकारें आदि से अंत तक दलीय होती है और यह दल या तो सत्ता पक्ष होता है या फिर प्रतिपक्ष। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, वही दल विपक्ष के रूप में जनहितार्थ सत्तारूढ़ दल की आलोचना करता है। दूसरे शब्दों में दल ही देश के रक्षक, आलोचक और सुधारक होते हैं। संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतिपक्ष या विपक्ष एक अनिवार्य तत्व है। जैसा कि आइवर जेनिक्स ने लिखा है कि जब तक प्रतिपक्ष विद्यमान न हो तब तक कोई भी शासन व्यवस्था अधिनायक तंत्र में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए प्रतिपक्ष जो है वो अधिनायकता उससे बचाता है। शासक दल को सीजर तंत्र से बनने से विपक्षी बचाता है, प्रतिपक्षी बचाता है। उसकी मौजूदगी शासक दल को सतत सचेत और सक्रिय बनाए रखती है। सुसंगठित, सक्षम और उत्तरदायी प्रतिपक्ष की आवाज़ जनता के द्वारा नकारना संभव नहीं होता। इतिहास साक्षी है कि जिन लोकतांत्रिक देशों में दल नहीं है या दल की नहीं चली है, वहाँ पर मनमाने ढंग से शासन चला है। लॉर्ड एक्टिन जैसे विद्वानों का मानना है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, वह निरंकुश सत्ता पूर्ण रूपेण भ्रष्ट करती है। अतः सत्ता अंकुश के बिना पथभ्रष्ट हो जाती है। उसे रोकने का सबसे सशक्त औजार प्रतिपक्ष है। जैसा कि हेनरी मयो की अवधारणा है कि राजनीतिक विरोध का अस्तित्व व्यक्तियों और समूह, समाचार पत्रों और सबसे अधिक संगठित दलों के द्वारा विरोध लोकतंत्र की पहली कसौटी होती है। प्रतिपक्ष का केवल ये दायित्व नहीं है कि वो सदन में हंगामा करे, उनके कंधों पर ही ये दायित्व होता है कि वे शासन को लोकहित से विमुख न होने दें। प्रतिपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ही अपनी छवि को श्रेष्ठ बना सकता है। प्रतिपक्ष का मुख्य दायित्व यह है कि सत्तारूढ़ दल की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें प्रकट करे, जनहित को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का निर्माण करने के लिए सत्ता पक्ष पर निरंतर दबाव डाले या वैकल्पिक सरकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। 21वीं शताब्दी तक आते आते अधिकतर सत्तारूढ़ दल सत्ता प्राप्ति की इच्छा के प्रतीक बनकर रह गए हैं, जिसमें जन और तंत्र पीछे छूट गए। सत्तारूढ़ दल जनोन्मुख बने, इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिपक्ष निरंतर जागरूक रहकर सत्ता पक्ष का पीछा करता रहे, जैसा कि ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की पहली कसौटी विपक्ष की मौजूदगी को माना जाता है। आइवर जेनिक्स के शब्दों में विपक्ष सरकार का विकल्प होता है और जनता के असंतोष को सदन में उजागर करता है, और जहां विपक्ष नहीं होता वह प्रजातंत्र का विकास भी नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि प्रगति और प्रजातंत्र को ऊर्जा प्रतिपक्ष से ही तो मिलती है। प्रतिपक्ष को परिभाषित करते हुए गिलबर्ट कैंपेन ने लिखा है कि विपक्ष एक दलीय इकाई होता है, सत्तारूढ़ दल की तुलना में अल्पमत रूप में संगठित होता है, जो संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, कार्यालय विद्या का मर्मज्ञ होता है। देश की जनता का विश्वास सत्तारूढ़ दल के द्वारा खोने की स्थिति में सरकार के विकल्प के रूप में वे सदैव तैयार रहता है। विपक्ष को परिभाषित करते हुए एरिक्सन ने लिखा है कि विपक्ष सबसे अधिक संख्या वाला अल्पमत दल है, जो सरकार के द्वारा इस्तीफा देने की सूरत में
कार्यभार संभालने की स्थिति में सदैव तत्पर और तैयार रहता है। सत्तारूढ़ दल का प्रयास निरंतर सत्ता में बना रहना होता है, जबकि विपक्ष का प्रयास सत्ता में आना होता है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के हित में होगा कि वे बहस का स्तर उच्च रखें। किसी भी स्थिति में अव्यवहारिक वादे न किए जाएं। जहां कहीं भी प्रतिपक्ष देखता है कि लंबी अवधि तक वह सत्तारूढ़ होने में कामयाब नहीं हो सकता, वहां उसकी गैर जिम्मेदाराना आलोचना बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक शासन और संस्थाओं के विकास में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, वोट लेने की शक्ति एवं निर्णय में भागीदारी। दूसरा, प्रतिनिधित्व का अधिकार। और तीसरा, संगठित प्रतिपक्ष को चुनाव तथा संसद में सरकार के विरुद्ध वोट करने का अधिकार। तीसरी बात अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान केवल चुनाव में ही सरकार की परीक्षा लेता है, वहीं प्रतिपक्ष प्रतिक्षण सरकार को घेरे रखता है। हालांकि विपक्ष की अवधारणा अधिक आधुनिक है। ऐसे अनेक लोग जीवित हैं जिनका जन्म यूरोप में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने से पहले हुआ था। वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 113 सदस्य थे, उनमें से केवल 30 देशों में ही संगठित प्रतिपक्ष विद्यमान था। संसदीय शासन व्यवस्था के जनक माने जाने वाले ब्रिटेन में प्रतिपक्ष को वैकल्पिक सरकार के रूप में देखा जाता है। प्रतिपक्ष को सामान्य सम्राट या साम्राज्य का विपक्ष, हिज एंड हर मैजेस्टीज अपोजिशन कहा जाता है। प्रतिपक्ष को सरकारी मान्यता भारत में सन 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई। वेस्टिन चर्चिल का मानना था कि विपक्ष का कर्तव्य विरोध करना है, लेकिन विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, वरन रचनात्मक होना चाहिए। भारत में प्रतिपक्ष को मान्यता 1959 में मिली, जबकि ब्रिटेन में 1937 में मिली थी। कांग्रेस संसदीय दल के 62 सदस्यों के गुट से अलग होकर संगठन कांग्रेस का निर्माण हुआ। डॉक्टर राम सुबंग सिंह संसदीय दल के नेता बनाए गए। इस प्रकार विपक्ष के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता हुए। वर्ष 1977 के बाद से मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की प्रथा चल पड़ी है। विपक्ष के नेता से तात्पर्य उस सदस्य से हैं जो उस समय सदन में सरकार के विरोध करने वाले ऐसे दल का नेता होता है जिसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है और जिसे सदन के अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सत्तारूढ़ दल से जनता का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। मतदाताओं की आशाएं प्राय दम तोड़ती नजर आती है। सत्ता के विरोध में पड़ने वाले मत, जिनके एंटी इनकम्बेंसी वोट्स कहा जाता है, तो फायदा विपक्ष को मिलता है। प्रतिपक्ष जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हुए जनहित में सत्ता पक्ष को खिंचाई करते हुए जागते रहो की अलग जगह रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, न केवल प्रभाव उत्पादक ढंग से अपने विचार प्रकट करने होते हैं, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच संयोग का आधार भी अत्य आवश्यक होता है। किसी एक विषय के संबंध में ही संयोग काफी नहीं है, बल्कि संसद के काम को आगे बढ़ाने का आधार परस्पर सहयोगी है। और जहां तक हम ऐसा करने में सफल होंगे, वहां तक हम संसदीय तंत्र की ठोस नींव रखने में सफल होंगे। भारत में प्रतिपक्ष की कमजोरियों की ओर संकेत करते हुए मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि विरोधी दलों के टूट फूट का कारण यह है कि इनमें आपस में सामाजिक संयोग कम है और दलों के अग्रगामी नेता बिना शक्ति के ही अपनी अपनी टुकड़ियों के सरदार बने रहना चाहते हैं और एक बड़े समूह से मिलना नहीं चाहते। प्रोफेसर वुडवर्थ ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष कमजोरियों की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि वे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए एक ही मार्ग पर एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ढीला ढाला संगठन, विखंडित दल, बिखरे नेता और नेतृत्व, ठोस कार्यक्रमों की कमी, छिद्रान्वेषण और निंदा प्रवृत्ति, समर्पण और सरकार के मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ग्रसित हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में विपक्ष जो है वो अपनी छवि कैसे श्रेष्ठ बनाए। प्रतिपक्ष को इस दिशा में स्वयं आत्मविश्लेषण करते हुए ये कदम उठाने होंगे। उसे अपने नीतियों के माध्यम से जनता जनार्दन में ये प्रचार करना होगा कि वे सत्ता से ज़्यादा जनता के हित को महत्व देंगे, ताकि उन्हें सत्ता के विरुद्ध पड़ने वाले मतों में फायदा हो। प्रतिपक्ष स्वयं संगठित, समर्पित और अनुशासित रहें, धड़ेबंदी से बचें, वैकल्पिक नेतृत्व देने में सक्षम रहें तथा ऐसा विश्वास भी बनाए रखें विरोध के लिए विरोध की नीति को छोड़कर रचनात्मक आलोचना और प्रति आलोचना का अवलंबन करें।
विपक्ष सदन में पूरी तैयारी के साथ आवश्यक तथ्यात्मक सूचनाओं सहित जाए ताकि वाद विवाद के दौरान सत्ता पक्ष के तथ्यों को तीक्ष्ण प्रभाव से घेरा जा सके, मुद्दों को बड़ी शिद्दत से उठाएं, सदन की कार्रवाई सतत चले, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, लोक महत्व के मुद्दे आदि संवैधानिक साधनों का समुचित रूप से उपयोग हो, अविश्वास प्रस्ताव रचनात्मक ढंग से लाए। प्रतिपक्ष को चाहिए कि वह जनसंचार माध्यमों के वाग्वीर बनने की तुलना में कर्मवीर बने। अपने दायित्वों को समझते हुए प्रतिपक्ष के द्वारा नीतिगत एकता, विषयों का उचित संकलन, मौलिक मूल्यों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी विपक्ष अपनी छवि स्थापित कर पाएगा।